देखो हम लोग का अकाउंट्स का पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, ये इस बुक के अंदर में दिया हुआ ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप से, सिलेबस अलग से डिस्कस कर दिए थे। ये पूरा जो वॉल्यूम 1 है हम लोग का, ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, इसमें 7 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर हो गया बेसिक्स, मतलब फंडामेंटल्स, क्योंकि पार्टनरशिप टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पहले चैप्टर के अंदर में पार्टनरशिप से रिलेटेड बेसिक्स जान लो। लाइक पार्टनरशिप किसको कहते हैं, पार्टनरशिप का डिफिनेशन क्या है, पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स का राइट्स क्या है, कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर लोग अपना प्रॉफिट्स वगैरह को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, मतलब बेसिक्स इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। इसके बाद स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आते जाएगा, लाइक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट कर रहे तो क्या होगा, कोई पुराना पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहा है तब किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, डेथ हो गया किसी पार्टनर का तब किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस को डिसॉल्व करना है तब क्या अकाउंटिंग होगा। ये सब स्पेसिफिक टॉपिक है, इसके लिए अलग से पूरा चैप्टर्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग का पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इसी चैप्टर को पढ़ने में ऑलमोस्ट हम लोग को 1.5 महीना लग जाएगा, मतलब 15 से 16 क्लास लगेगा कम से कम इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो लिखना सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब। ठीक है, लिखो एज पर सेक्शन 4 एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट as per section 4 of the Indian Partnership Act 1932, ठीक है, तो पार्टनरशिप का डिफिनेशन कहां पर दिया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर में बताया कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business, carried on by all or any of them acting for all। ये हो गया हम लोग का डिफिनेशन पार्टनरशिप का। किसी को कुछ समझ में आ रहा है ये डिफिनेशन क्या है, मतलब कोई ओन वर्ड में अगर समझ करके कुछ बता पाओ तो, लाइक पार्टनरशिप किसको कहते हैं। देखो बिजनेस स्टडीज में पढ़े हो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हो, वहां पर पढ़े हो सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका मीनिंग, उसका फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पढ़े तो होगे या तो सुने होंगे। ठीक है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करो और जरा बताना पार्टनरशिप का मतलब क्या है, एकदम जो नॉर्मल सेंस में समझ में आता है। पार्टनरशिप का मतलब क्या हो सकता है, हम लोग अब इसके अंदर बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, लगभग आधा घंटा लगेगा भी हमको उसको समझाने में। बट देखते तुम लोग का क्या नॉलेज है, क्या तुम लोग का समझ में आ रहा है। स्कूल में भी कुछ ना कुछ अगर बताया होगा तो क्या पार्टनरशिप का मतलब, ठीक है। और कोई समझाना चाहता तो बोलो। अच्छा, तो देखो इतना तो बात सबको समझ में आ रहा है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, मिल करके दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके कोई एग्रीमेंट किए कि चल भाई मिल करके बिजनेस करते हैं। लाइक मान लीजिए दो फ्रेंड है, दोनों को रेस्टोरेंट का बिजनेस करने का मन था, दोनों मिल करके स्टार्ट कर लिए, कुछ कैपिटल हम लगा दिए, कुछ कैपिटल वो लगा दिया, दोनों मिल करके बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। इसी को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। तो हम कॉमन सेंस में अगर देखा जाए तो लोगों को इतने समझ में आता है, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिल करके आपस में कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसी एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। अगर इतना बात समझ में आ रहा तो फिर मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। मान लीजिए
ठीक है, ये लोग हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये लोग हस्बैंड वाइफ है, ये लोग का अपना कुछ फैमिली बिजनेस चलता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, इनका कोई अपना फैमिली बिजनेस चलता है, तो क्या हम कह सकते हैं ये लोग पार्टनरशिप कर रहा है? बताओ। हाँ, क्योंकि देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है, मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है, गुप्ता एंड सन्स करके फैमिली है, लोग इसका एक छोटा बच्चा भी बना देते हैं, ठीक है, ये लोग एक फैमिली है, ये लोग अपना फैमिली का एक बिजनेस चलता है, मान लीजिए रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो क्या कह सकते हैं ये लोग पार्टनर्स है, मतलब सब कोई पार्टनरशिप कर रहा है? पार्टनर नहीं। क्यों? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर में जितने भी लोग हैं जो फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो लोग पार्टनर नहीं है? हाँ, आपस में प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं। हाँ, अच्छा एक बात बताना, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, इसका एज है मान लीजिए 20 साल, इसका एज है मान लीजिए 25 साल और इसका एज है मान लीजिए 16 साल, ठीक है, 3 व्यक्ति है, क्या ये लोग मिल करके कोई पार्टनरशिप कर सकता है? हाँ, ये लोग तीनों मिल करके डिसाइड किया कि कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, कर सकता है? कर सकता है? ये क्या है? माइनर है। तो यही है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे उस डिफिनेशन के अंदर जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ तुम लोग को समझ में मिलेगा। यहाँ पर ये तो ठीक है मेजर है, 18 साल से ऊपर है, ये भी मेजर है 18 साल से ऊपर है, लेकिन ये क्या है 18 साल से कम है, तो ये लोग पार्टनरशिप फिर नहीं कर सकता, मतलब इसके साथ पार्टनरशिप नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आसान भाषा में बोले तो ठीक है, हम बोल देंगे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस कर रहा है, आपस में प्रॉफिट लॉस बांट रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। बट इस सेक्शन में जो डिफिनेशन दिया हुआ है, अब इसको अच्छे से समझते, पूरा क्लियर कट करते कि पार्टनरशिप का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। सबसे पहला वर्ड पार्टनरशिप इज द क्या लिखा हुआ है? रिलेशन, मतलब रिश्ता। कैसा रिश्ता? क्या हस्बैंड और वाइफ, जीजा साली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? रिलेशन कैसा रिलेशन? एक तरह का बिजनेस रिलेशन। कैसा रिलेशन? या कोई खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन का बात नहीं हो रहा है कि 2 भाई है, दोनों मिल करके मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप होगा, नहीं। कैसा रिलेशन है यहाँ पर? एक तरह का बिजनेस रिलेशन है। इस रिलेशन को भी डिटेल में भी समझेंगे। एक्चुअली में ये जो रिलेशन है ये कैसा होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी। कैसा होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी। समझ में आएगा, ठीक है। एक तरफ इस पॉइंट को एक बार छोड़ो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, बिटवीन पर्सन्स। पर्सन कौन होते हैं? Who are persons? किनको हम पर्सन कहेंगे? क्या हम लोग पर्सन है? क्या हम पर्सन है कि नहीं है? हम है पर्सन? हाँ बोलो, हम पर्सन है? तो समझो पर्सन किसको कहते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप करता कौन है? कोई पर्सन ही करेगा ना, पार्टनरशिप करेगा, तो पहले समझो पर्सन कौन होता है। पर्सन 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। चलो नेचुरल का एग्जांपल देना। ये हम लोग क्लास में जितने लोग हम लोग बैठे हुए, हम लोग सब क्या है? नेचुरल है। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है बच्चा पैदा करने का, हम लोग उसी से आए हैं, तो हम लोग कैसे पर्सन है? नेचुरल, मतलब इंडिविजुअल। वी ऑल आर इंडिविजुअल। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है बच्चा पैदा करने का, उसी से हम लोग आए। हम लोग सब कैसे व्यक्ति है? सब नेचुरल है। तो हम लोग किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, बशर्ते हम लोग का एज कितना होना चाहिए? 18 प्लस होना चाहिए। लेकिन एक और बात है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका 18 प्लस एज तो है, लेकिन उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, समझ रहे? 18 साल से ऊपर का है लेकिन उसका अभी स्क्रू ढीला है, तो फिर क्या वो पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, कोई 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, उसका स्क्रू तो नहीं ढीला है, लेकिन वो क्या किया ना, अटेम्प्ट टू मर्डर किया। सेक्शन 307 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के अंदर में अटेम्प्ट टू मर्डर का उसके ऊपर चार्ज फाइल है। नहीं, बिकॉज वो किसी लॉ के अंदर में डिस्क्वालीफाई कर दिया, मतलब वो फिर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो भी किसी के साथ फिर पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अच्छा, माइनर भी नहीं कर सकता। माइनर वाला पॉइंट तो पहले क्लियर हो गया था, जिसका एज कितना है? 18 से कम है, उसके साथ पार्टनरशिप नहीं अलाउड है। जो अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड मतलब जिसका स्क्रू ढीला है, उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। जो डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ है, डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ। जैसे एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी कौन होगा? एलियन मतलब जो दूसरे दुनिया से आया हो, लेकिन हमारे लिए यहां पर एलियन का मतलब जो दूसरे कंट्री का हो। कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलियन। तो कोई चाइनीज दिखे तो बोला एलियन, ठीक है। तो दूसरा कंट्री का जो व्यक्ति है वो हमारे लिए क्या होता है? एलियन। अब वो एनिमी कब बनेगा, दुश्मन कब बनेगा? तो सुनो, मान लीजिए चाइना का कोई सिटीजन है और हम लोग इंडिया के लोग हैं,
चाइना के साथ हमारे इंडिया का वार हो जाता है, मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट वार डिक्लेयर कर दी, किसके अगेंस्ट? चाइना में। तो जो चाइना का सिटीजन है ना, अब वो इंडिया के लिए पता है क्या बन जाएगा? एलियन एनिमी। तो अब बताओ हम लोग उसके साथ किसी भी तरह का फिर बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग गद्दार कहलाएंगे ना जी देश में। मतलब उसके साथ हमारा झगड़ा हो रहा है हमारे देश का, और हम लोग उसी के साथ क्या कर रहे हैं? रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको बोलते हैं एलियन एनिमी। तो ही इज अ डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, तो उनके साथ हम लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो देखो पार्टनरशिप कौन करता है? पर्सन करता है। पर्सन कैसा हो सकता है? नेचुरल, लाइक हम लोग सब क्या है? नेचुरल। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो होता है जिसको लॉ के अंदर में क्रिएट किया गया। आर्टिफिशियल वो जिसको लॉ के अंदर में क्रिएट किया गया, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंपनी। कंपनी कैसे बनती है? उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। देखो तुम बिजनेस स्टडीज के अंदर में ऐसे मत सोचना कि सर ये सब टॉपिक तो बिजनेस स्टडीज के अंदर में था, तो हम अगर नहीं पढ़े होंगे तो सर अभी नहीं समझ आएगा। नहीं, हम अब तुम लोग को जो भी चीज पढ़ाएंगे शुरुआत से सारा चीज पढ़ाएंगे, इसलिए निश्चिंत रहना, तुम कुछ पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, ठीक है। कंपनी का नाम तो सुने ही होगे, है ना। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कहां पर? कंपनीज एक्ट 2013 में। तो वो कैसा हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन। कहीं कहीं पर तुम लोग एलएलपी वर्ड भी देखने लगोगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी उसको लॉ के अंदर में क्रिएट किया जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर में। तो जिसको भी किसी कानून के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ है वो सब कैसे कहलाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो कोई नेचुरल पर्सन के साथ भी पार्टनरशिप किया जा सकता है और कोई आर्टिफिशियल पर्सन के साथ भी पार्टनरशिप किया जा सकता है, बशर्ते वो पर्सन कम से कम क्या हो? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट का मतलब हिंदी में सक्षम होता है, मतलब जो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने के लिए कंपिटेंट हो। जैसे अब जो माइनर है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, जो माइनर है वो कंपिटेंट नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो अनसाउंड माइंड का है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तो ये तीनों लोग कंपिटेंट नहीं माने जाते। तो पर्सन कम से कम क्या होने चाहिए? कंपिटेंट होने चाहिए। जो कंपिटेंट ही नहीं है उसके साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज अपने आप में पार्टनरशिप भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। दो लोग मिल करके कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट ही तो कर रहे हैं कि चल भाई हम लोग दोनों मिलकर के बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन भी वो लोग अपना राइटिंग में ले लेते हैं। तो पार्टनरशिप भी अपने आप में एक तरह का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है। इसके बारे में चलो एक डिटेल में तुम लोग को हल्का सा और लेकर के चलते हैं। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहां पर ये ईयर समझो, ये क्या है? 1932। तो क्या 1932 से पहले कोई पार्टनरशिप नहीं करता था क्या? क्या 1932 से पहले कोई एग्रीमेंट नहीं बनाता था कि हम लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं? ऑब्वियसली बनाता होगा। तो 1932 का चक्कर क्या है समझो। पहले एक एक्ट हुआ करता था, उसका क्या नाम था? इंडियन, मतलब अभी भी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कितना पुराना कानून है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। साफ साफ समझ में आ रहा वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो किसी भी तरह का कोई व्यक्ति किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके ऊपर जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा वो किसका हो जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो जाएगा। तो पार्टनरशिप करना किसी के साथ वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही तो करना हुआ। तो पहले पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी नियम कानून थे वो किसके अंदर में दिए हुए थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में दिए हुए थे। अब तुम खुद से सोचो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना ज़्यादा मोटा हो जाएगा ना, बिकॉज पार्टनरशिप अपने आप में एक स्पेशल टॉपिक है, उसके लिए खूब सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में जो पार्टनरशिप का सारा प्रोविजंस था, तो उसके कारण इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। अब जैसे हम लोग को भी किताब पढ़ना है अकाउंट्स का, एक ये किताब है, ये अपने आप तुम सोचो अगर पूरा अकाउंट्स का सिलेबस देखा जाए तो इतना मोटा हो जाता है। उसको 3 पार्ट में बांट दिया ना, 3 अलग अलग सेपरेट बुक बना दिया ताकि कैरी करने में आसान है। उसी तरीके से क्या किया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर में ही पार्टनरशिप का टॉपिक पहले से था। मतलब जितने भी सेक्शन जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है वो किसके अंदर में थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बाद में 1932 में जाकर के पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे उनको अलग करके अलग घर बना दिया गया। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको अलग रूम दे दिया जाता है घर में। समझ में आ रहा है? जब हम लोग छोटे हैं तो मम्मी के साथ सोते, जब हम लोग बड़े हो जाते तो हम लोग को एक सेपरेट रूम मिल रहा जाता। सेम कहानी वही है, पार्टनरशिप से रिलेटेड टॉपिक को अलग करके किस में डाल दिया गया? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में टोटल कितने सेक्शन है? टोटल कितने सेक्शन है अगर जानना चाहो तो कितने? 74 सेक्शन। अगर तुम 74 सेक्शन पढ़ लेते हो टोटल तो तुम पूरे पार्टनरशिप के बारे में सीख जाओगे। यहां तक क्लियर? तो अब देखो, अल्टीमेटली देखा जाए तो पार्टनरशिप का बाप कौन है? देखा जाए तो आया कहां से? इसी के अंदर से तो आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अगर कोई बात पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो फिर किसके पास जाना होगा?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कई बार जब हम पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बात करेंगे तो कहीं कहीं कुछ रेफरेंस हम किसका देना पड़ जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। इसीलिए हम यहाँ पर जो तुमको समझाए कि पर्सन होने चाहिए, तो पर्सन कम से कम क्या होने चाहिए, कंपिटेंट होने चाहिए, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात पता है पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये कहां पर बताया गया कि कौन व्यक्ति कंपिटेंट होता है, ये कहां बताया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में समझाया है कि 3 लोग को छोड़ करके बाकी लोग कंपिटेंट हो सकते हैं। कौन कौन 3 लोग को छोड़ना है, माइनर क्योंकि इसका एज 18 ईयर से कम है, अनसाउंड माइंड वो, और तीसरा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, अच्छा पर्सन समझ में आ गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अच्छा कितने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, कितने पर्सन हो सकते हैं, मिनिमम ऑब्वियसली हम खुद के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या, हाँ कोई खुद के साथ शादी कर सकता है क्या, नहीं, एक चाहिए ना। उसी तरीके से पार्टनरशिप खुद के साथ नहीं हो सकता, कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कौन बताया जी, 50 सही बताया तुम लोग, अच्छा बीएसटी में पढ़े हो 50। अच्छा 50 के पीछे का राज क्या है, मतलब किस जगह लिखा हुआ ये 50 होने चाहिए, बीएसटी बुक में मत बोलो, मतलब कोई सेक्शन होगा कुछ हाँ तो सुनो, कोई अगर तुमसे पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 2, मैक्सिमम कैन बी 50, तुम उसको स्पेसिफिक बताओगे कैसे। ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये कहां लिखा हुआ मिलेगा, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर प्रिस्क्राइब कर सकती है अप टू 100, दैट इज द पावर गिवन इन द एक्ट। देखो कोई भी एक्ट बनता है उसमें कानून है, मतलब वो पावर दिया हमारी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रख सकती है, 100, बट हमारी गवर्नमेंट अभी पूरे पावर को एक्सरसाइज नहीं किए। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग का जो रूल्स बना हुआ है, कंपनीज रूल्स बना हुआ है, मिसलेनियस रूल बना हुआ है, उसके तहत अभी 100 नहीं, अभी कितना है 50। लेकिन पता है इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो हम लोग उस 50 के लिमिट को बढ़ा करके 55, 60, 65 कहां तक जा सकते हैं, 100 तक जा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास पावर है कितना, 100 का। हाँ अगर कल को दिन अगर 100 से भी ऊपर जाना होगा तब तुमको लॉ को चेंज करना पड़ेगा, जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 464 उसको जाकर के क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप करने के लिए पता पार्टनरशिप कौन कर सकता है, पर्सन कैन बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ से जिसका जन्म हुआ, आर्टिफिशियल विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। पर्सन मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम कैन बी 50। चलो अब मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं, 1 2 3 ए बी और सी, क्या ये तीनों पार्टनरशिप कर सकते हैं, हाँ सब मेजर भी है, कोई अनसाउंड माइंड का नहीं है, सब ठीक है, तो ये लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये लोग अपना एक क्या बना सकते हैं, फर्म बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। अब बताओ एक कंपनी है, एक कंपनी जिसका नाम है रिलायंस कंपनी, ठीक है, क्या रिलायंस कंपनी भी इसमें पार्टनर बन सकती है, ये ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म बन गया, 3 लोग हैं इसमें, मान लीजिए ए बी और सी। एक रिलायंस कंपनी चाहती है कि हम इसके साथ क्या बन जाए, पार्टनर बन जाए, इस फर्म में हम पार्टनर बन जाए, क्या बन सकता है, हाँ पहले बताओ क्या कंपनी पर्सन होती है, यस, नेचुरल तो नहीं है लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल है, यस, आर्टिफिशियल पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर, तो कंपनी इसके साथ क्या बन सकती है, पार्टनर बन सकती है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक फर्म है और ये एक दूसरा फर्म है, 2 पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, 2 पार्टनरशिप फर्म है, इस फर्म में 3 पार्टनर है, मान लीजिए ए बी एंड सी, और इस फर्म में भी मान लीजिए कोई 3 पार्टनर है डी ई और एफ, ये 2 अलग अलग फर्म है, दोनों पार्टनरशिप फर्म है, ये मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म 1, ये हो गया मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म 2, 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है। मेरा क्वेश्चन सुनना, क्या ये दोनों मिल करके क्या कोई पार्टनरशिप फर्म बना सकता है, ये दोनों पार्टनरशिप फर्म मिलकर के क्या कोई पार्टनरशिप फर्म बना सकता है, हाँ बना सकता है, गलत, नहीं बना सकता है। ठीक है, अब सुनो क्यों। सबसे पहली बात पूछना होगा, पार्टनरशिप करने के लिए पर्सन्स होने चाहिए, क्या ये लोग दोनों पर्सन्स है, क्या ये पार्टनरशिप फर्म जो है क्या ये पर्सन है, क्या ये पर्सन है, नहीं, तो ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप फर्म जो है अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट नहीं माना जाता है, सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता। लाइक अकाउंट्स में कंसेप्ट पढ़े हो सेपरेट बिजनेस एंटिटी का, सेपरेट बिजनेस। तो देखो अकाउंटिंग में जब भी हम लोग काम करते हैं ना, तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी को फॉलो करते हैं, ऑनर को अलग और बिजनेस को अलग। ये पूरे के पूरे सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। इनफैक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो प्रोप्राइटर को अलग मानते हैं और बिजनेस को अलग, जबकि क्या कुछ अलग होता है? एक्चुअली में देखा जाए तो वो सोल प्रोप्राइटरी पूरा बिजनेस का सब कुछ है कि नहीं? लेकिन फिर भी अकाउंटिंग के नज़र से प्रोप्राइटर को अलग किए और बिजनेस को अलग किए। उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म के अंदर में भी जब हम लोग काम करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो होगा। पार्टनर को अलग मानेंगे, बिजनेस को अलग मानेंगे। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कानून का चश्मा लगा कर कैसे करके देखोगे तो पता है पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर अलग अलग है ही नहीं। एक पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर कुछ अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं बोलने का मतलब क्या? सपोज करो ये पार्टनरशिप फर्म बैंक से कितना लिया, लोन ले लिया, कितने रुपए का? 10 करोड़ रुपए का, और कल को दिन बिजनेस लॉस में चला गया, ठीक है? बैंक वाला तो पैसा रिकवर करने आएगा ही भैया, जो पकड़ा जाए। अब बताओ बैंक वाला ये 10 करोड़ रुपया रिकवर करने आएगा, तो ये जो फर्म है, फर्म के पास जो भी एसेट्स होगा उसको बेचेंगे और उसे कर्जा चुकाया जाएगा। अगर फर्म के पास एसेट्स कम पड़ गए तो मान लीजिए फर्म का एसेट बेच करके 7 करोड़ ही रिकवर हुआ, तो बैंक वाले को कितना देना है? 10 करोड़ रुपया, तो कितना बच गया? तो क्या पार्टनर ऐसे बोल सकते हैं कि बाबू बाबू पार्टनर अलग है, बिजनेस अलग है, बिजनेस से समझो हम लोग से मतलब नहीं है? हाँ, तब तो कोर्ट में केस होगा। कानून ऐसे करके चश्मा लगाएगा, ऐसे करके देखने की कोशिश करेगा, बोलेगा बाबू अकाउंटिंग जो तुम करते हो ना अपना करो, पार्टनर अलग है और फर्म अलग है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी अलग नहीं है। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, गाना है ना भाई, तुम ही पार्टनर हो और तुम ही लोग फर्म हो। यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने का कोशिश मत करो। यानी कि कल को दिन अगर फर्म अपने लायबिलिटी को नहीं चुका पाएगा ना अपने एसेट्स को बेच करके, तो पार्टनर लोग को क्या देना पड़ेगा? किडनी देना पड़ जाएगा। ये सबसे बड़ा डेंजरस एलिमेंट होता है किसमें? पार्टनरशिप में। तुम डिसएडवांटेज में वाला पॉइंट लिखते थे कि पार्टनरशिप के अंदर में पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। यही तो अनलिमिटेड का केस है कि कल को दिन अगर फर्म अपने लायबिलिटी को नहीं चुका पा रहा है, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, तो पार्टनर के पर्सनल एसेट को भी बेच करके फर्म के लायबिलिटी को चुकाया जाएगा। इसका मतलब तो पार्टनर और फर्म अलग नहीं है। तो जब पार्टनर और फर्म अलग नहीं है तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये कोई पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो अपने आप में ये दो पार्टनरशिप फर्म मिलाकर के तीसरा पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या ए बी सी और डी ई एफ ये लोग मिलकर के एक फर्म बना ले अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में? हाँ, बना सकते हैं, बिकॉज ये लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है, तो ये लोग चाहे तो मिलकर के क्या बना सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। लेकिन दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर के कोई तीसरा पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकती। वाई? क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप फर्म लीगल एंटिटी नहीं है। क्लियर हुआ पर्सन के बारे में? देखो कहां तक पहुंचे हम लोग। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, का मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। यानी पार्टनरशिप अपने आप नहीं होता है। पार्टनरशिप अपने आप हो जाएगा क्या? हाँ, दो फ्रेंड है मान लीजिए, मिल करके साथ ही घूमते फिरते हैं, जो भी काम उम है साथ में ही कर लेते सब कुछ, लेकिन कोई एग्रीमेंट कभी नहीं किए। बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कभी आपस में कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं किए, तो क्या वो पार्टनरशिप हो जाएगा क्या? नहीं होगा। पार्टनरशिप होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामने वाले के साथ तुमको क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हम लोग दोनों क्या बनना चाहते हैं? पार्टनर बनना चाहते हैं। बिना एग्रीमेंट के अपने आप पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो सकता है। अब जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, मान लीजिए फैमिली में जैसे बच्चा पैदा होता है उसको फैमिली के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है ना। मान लीजिए बच्चा गोदी में रो रहा है, ठीक है, उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे क्या? बेटा तुमको हमारे जमीन जायदाद में हिस्सा चाहिए, हाँ, अंगूठा लगा दो। उसको पता है, मतलब अगर घर में पैदा हो गया किसी, मतलब अमीर घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसका किस्मत ऐसे पलट जाता है। क्यों? उसको अपने पापा मम्मी के साथ एग्रीमेंट करने का जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली उस फैमिली के बिजनेस का को पार्टनर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? को पार्टनर्स बन जाता है। पार्टनर नहीं बनता, पार्टनरशिप अलग है। तो यानी कि पार्टनरशिप जो होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट करना पड़ता है। हाँ, हालांकि तुम एग्रीमेंट ओरल बेसिस पर कर लो तो भी चलेगा। जैसे दो फ्रेंड है, ओरल ऐसे ही मतलब एग्रीमेंट कर ले कि भाई हम लोग दोनों मिलकर के चल पार्टनरशिप करेंगे, हम 5 लाख लगाएंगे, तू भी 5 लाख लगाएगा, बिजनेस दोनों मिलकर के चलाएंगे, जो प्रॉफिट और लॉस होगा आधा आधा बांट लेंगे। ओरल एग्रीमेंट भी चलेगा, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। अपने आप पार्टनरशिप नहीं हो सकता, एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट किस चीज का होगा? प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बिना बिजनेस के पार्टनरशिप किस चीज का कर रहे हो?
बिना बिजनेस के कोई पार्टनरशिप नहीं होगा। यानी पार्टनरशिप जो करते हो किसी बिजनेस को करने के लिए करते हो और किसी चीज के लिए नहीं कर सकते हो। मान लीजिए हम लोग 4 दोस्त हैं, हम लोग को बहुत मन है कि एक मंदिर स्टार्ट करें, है ना, या समाज सेवा करें, तो हम लोग अगर कोई समाज सेवा करना चाहते हैं तो क्या वो पार्टनरशिप के फॉर्म में कर सकते हैं? नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में कोई समाज सेवा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बिजनेस। नाउ व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? व्हाट डू मीन? क्योंकि जहां बिजनेस नहीं वहां पार्टनरशिप नहीं, तो बिजनेस क्या होता है? पढ़े हो, बिजनेस स्टडीज का पहला ही चैप्टर था। चलो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए करते हैं, मतलब चाहे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब गुड्स परचेज एंड सेल करने का काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, लाइक कोई प्रोफेशन है, मान लीजिए 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर के अपना एक फर्म चला रहा है, प्रोफेशन कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना, कोई ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस मतलब कोई भी काम कर रहे हो किस चीज़ के लिए? पैसा कमाने के लिए। यानी कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या कोई रिलीजियस पर्पस के लिए पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप अलाउड नहीं है। मान लीजिए बहुत सारा टीवी शो आता रहता है ना, डांस इंडिया डांस या सब बहुत निकलते रहता है, तो मान लीजिए हम और मेरी फ्रेंड मिलकर के एग्रीमेंट कर लिए कि चलो हम लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और जो इनाम का रकम है 1 करोड़ रुपया, अगर जीत गए तो दोनों 50-50 बांट लेंगे। तो 4-5 महीना शो चला, 4-5 महीना हम लोग दोनों मिलकर के काम किए, पार्टिसिपेट किए, वहाँ पर सब परफॉर्मेंस वगैरह दिए, जीत गए और 50-50 लाख आपस में क्या कर लिए? डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो क्या हम लोग पार्टनर बन जाएंगे? क्या हम लोग कोई पार्टनरशिप थे? तो यहाँ पर क्या हम लोग कोई बिजनेस किए? नहीं, ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस, जहाँ बिजनेस नहीं वहाँ पार्टनरशिप नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो लॉस का लॉस नहीं होगा, बिजनेस करोगे तो लॉस नहीं। ऐसा कौन पंडित बोला है कि बिजनेस करोगे तो लॉस नहीं होगा? बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो फिर लॉस के बारे में तो नहीं बोला। बताओ, इतना बढ़िया कानून बनाया हुआ, इतना सारा चीज लिखा हुआ है, लॉस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। बोलो, तो लॉस कैसे बटेगा? तो ये तो भैया इम्प्लाइड है ना, ये तो कॉमन सेंस का बात है भैया। 2 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, प्रॉफिट को बांटने का तुम एग्रीमेंट किए कि इक्वल इक्वल बांटेंगे, तो कल को दिन अगर लॉस हो गया तो चुपचाप से इक्वल इक्वल बांट लो ना। और क्या करोगे? जिस रेशो में तुम प्रॉफिट को बांट रहे हो उसी रेशो में चुपचाप से किसको बांट लोगे? लॉस को बांट लोगे। लेकिन कुछ तो सोच समझ करके यहां पर ये लिखा गया होगा, तभी तो यहां से क्या गायब किया गया है? लॉस वर्ड को गायब किया गया। तो समझो, ऐसा हो सकता है पार्टनर लोग आपस में, मतलब ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये 3 लोग हैं, ठीक है, ए, बी और सी। ये है सलमान खान और ये है सलमान खान, मान लीजिए, ठीक है। हम लोग तीनों अपना एक फर्म चला रहे थे, हम लोग तीनों अपना एक मस्त फर्म चला रहे थे, ठीक है, पार्टनर थे। आपस में रेशो डिसाइड कर लिए थे कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, मतलब कैसे बांट लेंगे, 1:1:1। बाद में हम लोग गए, सलमान खान से मेरा अच्छा दोस्ती है, सलमान खान को अप्रोच किए, ठीक है, कि मेरे फर्म में तुम भी क्या बन जाओ? पार्टनर बन जाओ। तो सलमान खान बोला पार्टनर तो बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कल को दिन तुम्हारा बिजनेस अगर लॉस में चला गया तो हमको भी नुकसान हो जाएगा। तो हम बोले अच्छा एक काम करते हैं, प्रॉफिट होगा ना तो हम लोग चारों बांट लेंगे, ठीक है, इक्वल 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 सा बांट लेंगे या जैसे भी वैसे बांट लेंगे। लॉस होगा तो सलमान खान को बोलेंगे तुम साइड हटो, बाकी हम लोग देख लेंगे। ऐसा हो सकता है? लॉस में इसको छोड़ दे रहे। दूध भात गेम खेले बचपन में? हाँ, दूध भात वाला ही कंसेप्ट है। दूध भात क्या होता था बचपन में? हम लोग लुका छुपी खेलते थे, ठीक है, लुका छुपी। छोटा बच्चा आ जाता था, दीदी दीदी सट पकड़ के खींचेगा ना, हमको भी खेलना है, तो बोलते भाई खेल लो, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन रख देते थे। क्या? दूध भात का मतलब क्या? ये अगर किसी को धप्पा कर देगा, है ना, तो मान होगा, लेकिन उसको हम लोग क्या नहीं बनाएंगे? डेन नहीं बनाएंगे, यही ना, उसको डेन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो किसी को धप्पा कर देगा तो उसका काउंटिंग होगा। तो वो छोटा बच्चा तो मस्त कॉन्फिडेंस में घूमता था, क्योंकि उसको पता है छुपने का टेंशन ही नहीं, हमको तो चोर बनना नहीं है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। पार्टनरशिप ऐसा हो सकता है कि देखो, प्रॉफिट्स होगा तो सब में बटेगा, प्रॉफिट होगा तो सब में बटेगा, लेकिन लॉस होगा तो हम चाहे तो एग्रीमेंट में डिसाइड कर सकते कि फलाने पार्टनर को हम लोग क्या नहीं देंगे? लॉस नहीं देंगे। दैट्स वाई यहाँ पर जोड़ देकर के क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट लिखा हुआ है। आ रहा ना समझ में? एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो एक बात बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बंटना नेसेसरी है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को अगर तुम प्रॉफिट नहीं दे रहे हो तो क्या वो पार्टनर होगा? मान लीजिए 3 दोस्त थे, ए बी सी, बोलते लॉस होगा तो तीनों झेलेंगे, अब प्रॉफिट होगा तो बस हम दोनों झेलेंगे, मतलब हम दोनों को मिलेगा, लॉस होगा तो तीनों में। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं भाई, कोई भी पार्टनर बनेगा क्या तुम्हारे साथ खाली लॉस लेने के लिए? नहीं। तो इसलिए प्रॉफिट का बंटना जरूरी है, लॉस का बंटना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, और अगर कुछ डिसाइड नहीं किया होगा तो जैसे प्रॉफिट बढ़ता वैसे क्या बढ़ जाएगा? लॉस बढ़ जाएगा। एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस
अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कैरीड ऑन बाय, बिजनेस को सबको ही चलाओ भाई। मान लीजिए 4 लोग मिलकर के पार्टनरशिप के, चारों दुकान में आओ, चारों मिलकर के बिजनेस को मैनेज करो, डिसीजंस लो, मतलब भैया सबका बिजनेस है ना भैया, सब मिलकर के चलाओगे, क्या दिक्कत है। कैरीड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर के बिजनेस को चलाओ, मैनेज करो। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब जरूरी तो नहीं है भैया, मान लीजिए एक फर्म के अंदर में 4 पार्टनर है, तो क्या चारों लोग आकर के बिजनेस में टाइम देंगे? नहीं, हो सकता है कि किसी के पास टाइम नहीं हो, तो वो बिजनेस में सिर्फ कैपिटल लगा करके छोड़ दिया है और बाकी कोई व्यक्ति है जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो एक व्यक्ति भी पूरे फर्म के बिहाफ पर काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? यानी कि सब मिलकर के बिजनेस करे, बहुत बढ़िया बात है भैया, सबका बिजनेस है, सब मिलकर के मैनेज करो। अगर कोई एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति भी मिलकर के अगर पूरे बिजनेस को संभालना चाहता है तो संभाल सकता है। सबसे मेन कंडीशन यही है, तुमको एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, मान लीजिए 4 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, हम बोलेंगे चेक करके बताओ ये लोग चारों लोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं इनको तुम पार्टनरशिप कहोगे कि नहीं कहोगे। तो तुम बहुत सारा चीज चेक करोगे। पहला क्वेश्चन पूछोगे कि क्या वो लोग पर्सन है, तुम बोलोगे हाँ। क्या उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है? हाँ। क्या वो लोग प्रॉफिट्स वगैरह बांटेंगे? तुम बोलोगे हाँ। क्या वो लोग बिजनेस कर रहे हैं? बोलोगे हाँ। लेकिन अब पर भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि वो लोग पार्टनर है कि नहीं, मतलब पार्टनरशिप है कि नहीं। तो बोलोगे सर इतना सारा कंडीशन तो है, बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीमेंट भी किए, प्रॉफिट्स वगैरह भी बांटते हैं, वो लोग पर्सन्स भी है, सब कुछ है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये वाला फीचर तुमको चेक करना ही पड़ेगा, ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। मतलब असल में कि कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनरशिप है कि नहीं, या वो लोग पार्टनर है कि नहीं, उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है? म्यूचुअल एजेंसी। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या? हर पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल भी है और अपने आप में एजेंट भी है, मतलब डुअल रोल। बहुत सारे हिंदी मूवी में देखते हो डबल रोल आता है हीरो का, वैसे डुअल रोल है। हर पार्टनर अपने आप में क्या है? प्रिंसिपल भी है और क्या है? एजेंट भी है। अब समझो कि प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है। अब एक फर्म है, उसमें 10 लोग पार्टनर है, तो किसी के साथ कोई बिजनेस एग्रीमेंट साइन करने जाना है तो क्या सब उठ करके चला जाएगा? मान लीजिए बैंक से लोन लेना है तो क्या 10 के 10 व्यक्ति जाएंगे? बैंक मैनेजर डर जाएगा, बोलेगा हमको मारने आया है क्या, लोन लेने आया है? एक ही व्यक्ति जाएगा ना, 1-2 व्यक्ति गए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके आगे, यही ना होगा। यानी जब कोई व्यक्ति फर्म के बिहाफ पर जाकर के कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो उस समय एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है ना उसके लिए वो तो लायबल हो ही रहा है, बाकी सब के सब लायबल हो रहे। यानी कि अगर एक पार्टनर जाकर के बैंक से लोन लेकर के आता है तो वो बैंक मैनेजर फिर वो लोन का पैसा उससे भी रिकवर कर सकता है और बाकी उस फर्म में जितने पार्टनर है उससे भी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्टनर जब बैंक का लोन का एग्रीमेंट साइन करने गया था तो वो एजेंट बन करके गया था, क्योंकि वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो भी एक्ट कर रहा है, वो अपने लिए भी कर रहा है और पूरे के पूरे फर्म के लिए भी कर रहा है। तो हर पार्टनर अपने आप में एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। अब प्रिंसिपल क्यों, मतलब समझो, मान लीजिए हम लोग जो पार्टनरशिप फर्म थे, कोई एक व्यक्ति कोई किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो वो उस समय एजेंट है और हम उस समय क्या है? प्रिंसिपल, क्योंकि वो जो भी एक्टिविटी करेगा ना उसके लिए तो मालिक, देखो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मालिक। तो भैया मेरा स्टाफ, मेरा एजेंट अगर कोई काम करता है तो उसके लिए मालिक तो जिम्मेदार होगा ना जी। तो हर एक पार्टनर अपने आप में क्या है? प्रिंसिपल है और अपने आप में क्या है? एजेंट है। इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। तो तुमको हमेशा ये चेक करना होगा कि कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन है उनमें कैसा रिलेशन होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी का अगर रिलेशनशिप नहीं है तो बाकी फिर तुम कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, वो पार्टनरशिप नहीं बन सकता। जैसे एग्जाम्पल देते, फादर के डेथ के बाद 2 बच्चा था, मतलब 2 सन था, ठीक है, एक फैमिली में फादर का डेथ हो गया, 2 बेटा था उसका। तो उसके फादर का जो डेथ हुआ ना, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो सब किसके नाम पर हो गया? बेटे के नाम पर हो गया। तो उसका बेटा लोग क्या किया ना, उस प्रॉपर्टी को किराए पर लगा दिया, रेंट पे लगा दिया, और रेंट जितना भी आया वो दोनों इक्वल क्या कर लिया? आपस में बांट लिया। तो क्या पार्टनरशिप हो गया? बोलो, हाँ पार्टनरशिप हो गया? नहीं होगा ना, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं हो सकता बिकॉज वहां पर दोनों भाई में कैसा रिलेशन नहीं है? म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। ये तो इत्तेफाक है, ठीक है, प्रॉपर्टी को किराए पर लगा दिए, आपस में जो भी प्रॉफिट्स आ रहा है बांट ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कोई प्रिंसिपल और एजेंट नहीं है। अगर एक भाई जाकर के कोई कांड करके आता है, क्या दूसरा भाई फंसेगा क्या? नहीं। हाँ, अगर ऐसा उनमें एग्रीमेंट है कि एक भाई अगर कोई भी एक्टिविटी करता तो उसके लिए कौन लायबल होगा? दूसरा भी लायबल होगा, तब हम कह सकते हैं कि उनमें क्या है? पार्टनरशिप। अदरवाइज उनमें पार्टनरशिप नहीं है। दे आर जस्ट को ओनर्स, दे आर जस्ट को ओनर। कोई एक प्रॉपर्टी जिसके 2 मालिक है, ठीक है। तो क्या होना जरूरी है? म्यूचुअल एजेंसी। ऐसे बोल सकते करे कोई भरे कोई, है ना। करे कोई, मान लीजिए फर्म में 5 पार्टनर है तो एक पार्टनर अगर कोई कांड करता तो कौन फंसेगा?
वो तो फंसेगा ही फंसेगा, बाकी लोग भी फंसेंगे, क्योंकि उनमें रिलेशन क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। और ये फीचर सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल सकता है, पार्टनरशिप में ही मिल सकता है, और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल सकता। ये स्पेशल फीचर है कौन सा, म्यूचुअल एजेंसी का। अब मेरा एक सवाल है, इसका आंसर देना। 4 पार्टनर थे, ठीक है, तो हम लोग किसी को ना गुड्स सेल किए थे क्रेडिट बेसिस पर, ठीक है, 6 महीना हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला। एक पार्टनर गुस्से में निकला, बोला आज तो पैसा लेकर के आएंगे, और गया, सामने वाला पार्टी पैसा देने से मना कर दिया, और डंडा लेकर के सर में मार दिया, खून खून, ठीक है, नहीं मरा नहीं, मान लीजिए मर भी गया, चलो, तो पुलिस आएगी, पुलिस पकड़ेगी, वो भाग गया, मर्डर करके क्या हुआ, निकल लिया, और हम लोग मस्त अपना ऑफिस में बैठे हुए थे, पुलिस आ गई अचानक से, अब उसको खोज रही है, वो तो मिला नहीं, वो तो फरार हो गया, और हम लोग को पकड़ करके जेल ले गई। तो हम लोग तो कुछ किए नहीं। तो बोले आपका पार्टनरशिप फर्म था, हम बोले हाँ, बोले वो पार्टनर था, हम बोले हाँ, वो किसी का मर्डर किया, हम बोले हाँ ठीक है किया तो किया, हम क्यों फंसेंगे। तो पुलिस क्या बोलेगा, म्यूचुअल एजेंसी। हम बोले भाई म्यूचुअल एजेंसी का भी तो एक लिमिट है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये क्या, करे कोई भरे कोई का मतलब क्या मर्डर कर देगा वो, हाँ, मतलब कोई किसी का मर्डर कर देगा तो उसके लिए भी तुम म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप करोगे। अरे हम लोग बिजनेस करने का बात कर रहे हैं, अगर बिजनेस में कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते तो सब लायबल होंगे। अब भाई वो किसी का मर्डर कर दिया तो क्या हम मर्डर करने के लिए उसको अथॉरिटी दिए, क्या हम लोग बिजनेस कर रहे थे तो ऐसा कुछ डिसाइड हुआ था क्या कि किसी डेटर से पैसा नहीं मिलेगा तो उसका मर्डर कर देना, इतना तो अथॉरिटी कोई किसी को नहीं ना दिया जी, समझ में आ रहा है। तो बिजनेस के अंदर में बिजनेस की ऑथोरिटी मतलब तुमको जितना ऑथोरिटी मिला है उस दायरे के अंदर में रह करके अगर तुम कांड करते हो तो सब फंसेगा, लेकिन तुम उसके अलावा जाकर के कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दोगे तो भैया तुमको लॉ प्रोटेक्ट करने के लिए है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जो मर्डर करके आया ना वो क्या बोलेगा मालूम है पुलिस को, इससे पूछे थे, ये पार्टनर जो है ना इससे पूछे थे तो ये बोला था कि जब मर्डर कर देना, तो फिर फंसेगा, तब फंसे क्यों, वो बोल सकता है कि हम इससे क्या लेकर के गए थे, ऑथोरिटी लेकर के गए थे। तो अगर उसको ऑथोरिटी मिला है बाकी पार्टनर से तब ना बाकी पार्टनर लायबल होंगे, अदरवाइज लायबल नहीं होंगे। तो इस म्यूचुअल एजेंसी को ऐसा मत करना कि हर जगह अप्लाई कर देना कि कोई भी कुछ करेगा तो सब भुगतेगा, ठीक है। तो देखो पार्टनरशिप के मीनिंग के अंदर में तो बहुत कुछ आ गया। अब एक बार रीड करो, पार्टनरशिप का मतलब क्लियर हो रहा है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक्चुअली में रिलेशन कैसा है, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है। हर पार्टनर अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट है। बिटवीन पर्संस कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50। अच्छा, ये मैक्सिमम 50 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, कहां पर बताया गया, कंपनीज एक्ट 2013 में इसका डिटेल है, ठीक है। बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, यानी पार्टनरशिप अपने आप नहीं होता है, पार्टनरशिप करना पड़ता है, एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। हाँ, एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ओरल भी चलेगा, रिटर्न। अच्छा, बेहतर कौन सा, ओरल की रिटर्न, रिटर्न ऑब्वियसली। देखो राइटिंग में अगर काम करते हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि देखो आज के डेट में पार्टनरशिप बेसिकली कौन करते हैं, दोस्त लोग ही करते हैं जिनके साथ तुम्हारा अच्छा ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन कल को दिन बिजनेस करोगे, जब क्या आना स्टार्ट हो जाता है, पैसा, तो वहाँ लोग क्या भूल जाते हैं, दोस्ती। तो दोस्ती में दरार नहीं आए, कल को दिन डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो उसका सेटलमेंट करने के लिए फिर क्या करना होगा, रिटर्न एग्रीमेंट ही देखना होगा। बिकॉज ओरल एग्रीमेंट का कोई वैल्यू है क्या, कोई किसी को कुछ बोला था बाद में मुकर जाएगा, बोलेगा हम तो नहीं बोले थे, झूठ बोल रहा है। तो इसलिए बेटर है क्या करना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए। तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटर्न। एग्रीमेंट किस चीज़ का होगा कि हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस हो करेंगे, उसका जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। हाँ, प्रॉफिट बांटेंगे तो ऑब्वियसली लॉस को भी बांटना पड़ेगा, लेकिन लॉस बांटना एसेंशियल नहीं है। हम लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं कि किसी पार्टनर को लॉस झेलना नहीं पड़ेगा। कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सबको मिल करके चलाए, या तो बिजनेस सबको ही मिल करके चलाए, या कोई एक बंदा या एक से ज्यादा बंदा सबके बिहाफ में बिजनेस को चला सकता है, ठीक है। आ रहा समझ में। चलो अब बुक खोलना एक बार, अब फटाफट से तुम लोग को हम बुक से दिखाते हैं, या बुक नहीं अगर होगा तो मेरे पास कुछ नोट्स है, चलो ये नोट्स से दिखा देते हैं, ठीक है। ये नोट्स हम डेली नहीं लाएंगे बना करके, क्योंकि हमको पता था तुम लोग किताब नहीं लाओगे इसलिए बना के लाए, ठीक है। आज का काम निकाल देंगे हम, ठीक है। बड़े अब जितना बात बता है देखना, एक एक बात समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर सब मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ, बस अब रीड करते जाओ। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहां पर दिया हुआ है, याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे कोई 12th के स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करता है कि सारे सेक्शन को रट लो, ठीक है, बट अगर याद है तो अच्छा बात है, ठीक है। सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव
agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. कोई भी टीचर तुमसे बोले कि बाबू पार्टनरशिप का डिफिनेशन सुनाओ तो एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए. कैसे स्टार्ट करोगे बोलना? एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ऐसे रटा हुआ होना चाहिए. चलो आगे बढ़ो. 3 चीज और, पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम. देखो इंडिविजुअली तो जो व्यक्ति है उसको पार्टनर्स बुलाएंगे, कलेक्टिवली उनको क्या बोलेंगे? फर्म. और एक फर्म अगर बनाए हो तो फर्म का एक अपना नाम रख लो. मान लीजिए 3 व्यक्ति, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी. तो भैया जो तुम अपना फर्म स्टार्ट किए फर्म का एक कोई नाम रख लो. देखो जरूरी नहीं तुमको अपने नाम से कोई फर्म का नाम बनाना है, तुमको जो भी एक नाम रखना है. मान लीजिए हम लोग 4 लोग मिलकर के एक रेस्टोरेंट खोले तो रेस्टोरेंट का कोई भी नाम रख सकते हैं. तो जो तुम फर्म बना रहे हो उस फर्म का कोई भी एक नाम रख सकते हो ताकि लोग उस फर्म को पहचाने. ठीक है, जनरली लोग अपने नाम से रख लेता है. ठीक है, तो persons who have entered into partnership with one another are individually called partners. individually तो हम लोग क्या है? partners. एंड उनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? फर्म. जैसे ये इंडिविजुअली इनको फिंगर बुलाते हैं, बंद कर दिया तो फिस्ट बन गया, मुट्ठी बन गया. तो इंडिविजुअली तो क्या है? फिंगर्स. बंद कर देंगे तो मुट्ठी बन जाएगा. तो उसी तरीके से इंडिविजुअली लोग क्या होते हैं? पार्टनर्स. मिल करके उनको हम क्या बुलाते हैं? फर्म. पार्टनरशिप, फर्म. द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड, और जो तुम्हारा बिजनेस का नाम तुम रखते हो उसी को क्या बोलते हैं? फर्म का नेम बोलते हैं. ठीक है, पार्टनरशिप का नेचर क्या है बताओ? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप को कोई सेपरेट एंटिटी माना गया है? नहीं. पार्टनर अलग नहीं है, बिजनेस अलग नहीं है. कल को दिन अगर बिजनेस के पास एसेट सफिशिएंट नहीं होंगे अपने लायबिलिटी को चुकाने के लिए तो पार्टनर के पर्सनल एसेट को भी बेचा जा सकता है. अच्छा, अकाउंटिंग के नजर से तो सेपरेट होगा ना? हाँ, अकाउंटिंग के नजर से हमेशा कंसेप्ट क्या फॉलो होता है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी from its partner since firm's debt मतलब firm का liability are payable from personal asset of the partner if the firm is unable to repay its liability. However, partnership is a separate business entity from the accounting viewpoint. Essential feature और characteristics of partnership. पहला क्या लिखा हुआ है? कम से कम कितने? 2. ज़्यादा कितना? 50. वही सब लिखा हुआ है, पढ़ो फटाफट से. There must be at least 2 persons to form a partnership and all such person must be competent होने चाहिए. competent to contract. So according to Indian Contract Act 1872 every person except the following is competent to contract. इनको छोड़ करके ये लोग किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो जब किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते. कौन नहीं कर सकता? माइनर. दूसरा अनसाउंड माइंड. तीसरा डिसक्वालिफाइड बाय लॉ. जैसे एग्जांपल एलियन एनिमी. Only person recognized by law can enter into an agreement of partnership. Therefore, a firm, since it is not recognized in the eye of law, cannot be a partner. ये एक स्पेशल पॉइंट था जो तुम्हारे किताब में नहीं लिखा हुआ है. इसमें से जो नोट्स बना करके लाए इसमें बहुत सारा पॉइंट है जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ नहीं है. ये पॉइंट क्या बोलता है कि हम एग्जाम्पल लिए थे ना 2 पार्टनरशिप फर्म का. क्या 2 पार्टनरशिप फर्म मिला करके कोई पार्टनरशिप फर्म बना सकता है? नहीं बना सकता. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने आप में कोई लीगल एंटिटी नहीं है, उसको लॉ के अंदर में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. माइनर के बारे में एक स्पेशल पॉइंट समझना होगा. अभी तो हम लोग पढ़े कि माइनर कंपिटेंट नहीं होता है तो माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते. तो देखो माइनर के साथ तुम पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा एक पहले से कोई फर्म चल रहा है, मतलब एक फर्म है और कोई छोटा बच्चा है, कोई माइनर है, तुम चाहते हो उसको पार्टनर बनाना तो तुम उसको एडमिट कर सकते हो. लेकिन पता है उसको सिर्फ प्रॉफिट ही दिया जाएगा, वो लॉस में शेयर नहीं करेगा. तो याद रखना स्पेशल पॉइंट है. माइनर के साथ हालांकि पार्टनरशिप नहीं होगा. इसका मतलब अगर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम हैं, मेरा फ्रेंड है और एक माइनर है, नहीं कर सकते. लेकिन हमारा पहले से कोई क्या बना हुआ है? पार्टनरशिप फर्म बना हुआ है और किसी माइनर को हम चाहते हैं कि अपने फर्म का क्या दे? प्रॉफिट. तब हम उस माइनर को फर्म में एडमिट कर सकते हैं. ओनली फॉर द प्रॉफिट, ओनली फॉर द प्रॉफिट. लॉस में वो शेयर नहीं करेगा. अच्छा, माइनर अगर बड़ा हो गया तो जब माइनर का हैप्पी बर्थडे बन रहा है, 18th हैप्पी बर्थडे जब बन रहा है, तो पता है उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि देखो अब तो तुम बड़े हो गए हो, 6 महीने का तुम्हारे पास टाइम है, तुम डिसाइड कर लो कि तुमको पार्टनर बनना है या पार्टनर नहीं बनना है. अगर वो डिसाइड नहीं किया तो मान लेंगे कि वो क्या है? पार्टनर है. पढ़ो. अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द फर्म बट ओनली इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड नॉट इन लॉसेज. अ माइनर पार्टनर ऑन बिकमिंग major should accept or refuse the partnership in the firm within 6 months. If he she does not so decide, he she become
लाइबल फॉर ऑल द एक्शन सिंस ही बिकम अ पार्टनर। अगर वो डिसाइड नहीं करता 6 महीने के अंदर में तो उसको पार्टनर ही मान लिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति पार्टनर बन गया तो सुख दुख सब में साथ देगा। मतलब जब से वो पार्टनर बना था, माइनर था, तब से उस समय से लेकर के आज तक फर्म का जो भी लाइबिलिटी होगा ना, उसमें भी फिर उसको बियर करना पड़ेगा, बिकॉज अब वो क्या बन चुका है, मेजर बन चुका है। ठीक है, अच्छा इसमें से बहुत सारा पॉइंट बहुत डिटेल में भी है, उतना नहीं भी जा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रिस्क्राइब द maximum number of partner in a firm, however the Companies Act 2013 section 464 empower the central government to, अच्छा इसके आगे का नोट्स थोड़ा सा ये हाइड हो गया, हम बोल दे रहे सेक्शन 464 पावर देता है किसको, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर प्रिस्क्राइब कर सकती है, कितना, अप टू 100, बट अभी कितना डिसाइड किया गया है, 50। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है, अपने आप होगा क्या पार्टनरशिप, नहीं, एग्रीमेंट करना पड़ता है। पार्टनरशिप कम्स इनटू existence by an agreement either written or oral. It is the basis of relationship among partner which may be for a particular venture, मतलब कोई एक पार्टिकुलर कोई पर्पस के लिए तुम पार्टनरशिप कर सकते हो, कि जैसे गवर्नमेंट से कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो हम लोग 2 लोग मिल करके पार्टनरशिप कर लिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। कोई पार्टिकुलर वेंचर मतलब पार्टिकुलर पर्पस के लिए कर सकते हो, पार्टिकुलर पीरियड के लिए भी कर सकते हैं कि चल हम लोग दोनों मिल करके 5 साल के लिए कोई पार्टनरशिप करेंगे। और एक होता है विल का मतलब क्या होता है, हम लोग अगर किसी के साथ पार्टनरशिप की और टर्म नहीं डिसाइड किए, टाइम नहीं डिसाइड किए कि कब तक पार्टनरशिप को चलाएंगे, और ये भी नहीं डिसाइड किए, मतलब देखो अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप में इंटर कर रहे हैं और ड्यूरेशन नहीं डिसाइड किए, या कोई ये भी प्रोविजन नहीं बनाया है कि ड्यूरेशन कैसे डिसाइड किया जाएगा, मतलब ना तो ड्यूरेशन डिसाइड किए और ना तो ड्यूरेशन को डिसाइड करने के लिए कोई प्रोविजन लेकर के चले, तब हम लोग का पार्टनरशिप क्या माना जाता है, पार्टनरशिप एट विल, मतलब चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक, है ना, मतलब जब तक चलाना है चलाओ, चल गया चल गया। जब तुमको मन भर गया कि अब हमको पार्टनरशिप नहीं करना है, क्योंकि ड्यूरेशन तो डिसाइड नहीं था, जिस दिन पार्टनर का मन भर गया कि अब हमको कंटिन्यू नहीं करना है, वो एक नोटिस दे करके पूरे के पूरे फर्म को क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये बड़ा रिस्क वाला केस होता है विल में, क्यों, क्योंकि टाइम तो डिसाइड हुआ नहीं। किसी भी पार्टनर का अगर अतामाजी सटक ली तो क्या बोलेगा, अब नहीं करना है बिजनेस, बंद करो, क्या करेगा, बिजनेस को बंद करवा देगा। अच्छा, रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है पार्टनरशिप, रिटर्न एग्रीमेंट जो डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अच्छा, कुछ नोट्स एक्चुअली क्या हो गया ना, ये बॉक्स बनाने के चक्कर में हाइड हो गया, तो तुम लोग को हम एडिट करके सही से दे देंगे। अभी हम बोल दिए रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तीसरा क्या होना चाहिए, बिजनेस मतलब कोई भी काम कर रहे हो किस चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए। अ पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश फॉर अ बिजनेस एंड द टर्म बिजनेस इंक्लूड एवरी, कोई भी ट्रेड कर रहे हो मतलब माल खरीदना बेचना, कोई ऑक्यूपेशन या कोई भी प्रोफेशन। एग्रीमेंट किस चीज का होना चाहिए, प्रॉफिट को शेयर करने का। इसका मतलब प्रॉफिट को तो शेयर करना एसेंशियल है, लॉस को शेयर करना एसेंशियल नहीं है। तो ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को लॉस शेयर नहीं करना पड़ेगा। एक बार रीड कर लेना इसको। अच्छा, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है को ओनर के बारे में, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ना, फादर के डेथ के बाद मान लीजिए उसका 2 बेटा था, उन लोग को कोई प्रॉपर्टी मिला था जिसको वो किराए पर लगा दिए थे और बस रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, तो क्या वो पार्टनरशिप बन जाएंगे, नहीं, वो लोग कोई बिजनेस एक्चुअली कर ही नहीं रहे, वो तो बस को ओनर थे, मतलब एक प्रॉपर्टी के 2 भाई मालिक हो गए, दे आर को ओनर्स, उनका बीच में कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं है, बिकॉज उनको बिजनेस नहीं कर रहे, इसलिए वो लोग पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई समाज सेवा के लिए काम करना चाहता है, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करना चाहता है, तो वो लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, कंपनी बना करके तुम एक कर सकते हो, जैसे एनजीओ स्टार्ट करते हैं ना, एनजीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनजीओ हो गया, तो ये हम लोग कंपनी बना करके भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप बना करके एनजीओ अलाउड नहीं है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या, सब मिलकर के बिजनेस चलाए या कोई एक व्यक्ति भी काम करेगा तो सबके लिए माना जाएगा। इसका मतलब हर पार्टनर अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है। इसी रिलेशन को, इस रिश्ते को क्या कहते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। बस ये आज का लास्ट टॉपिक है, ये बहुत बेसिक पॉइंट है। कोई भी पार्टनर अगर फर्म में होंगे तो कुछ तो उसको अधिकार दिया जाएगा, पार्टनर का क्या क्या राइट्स हो सकता है, ये एकदम थ्योरी पॉइंट है, बस ऐसे रीड कर लो। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बिजनेस को भैया सबको ही मिलकर के मैनेज करता है, तो भैया हर पार्टनर का अधिकार है कि भैया हमको भी मैनेजमेंट में हिस्सा मिले। ऐसा थोड़े कि मीटिंग चल रहा है और हम गए तो बाकी पार्टनर हमको साइड कर देंगे, बोलेंगे तुम भर रहो। अरे भैया हम भी पैसा बिजनेस में लगाए, मेरा भी तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो भैया जो भी बिजनेस का डिसीजंस होगा उसमें सबका सहमति होना जरूरी है, तो सबको ही को मैनेजमेंट में हिस्सा मिलेगा। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर। जो भी बिजनेस में हो रहा है सबका सहमति से ही होना चाहिए, तो जो भी बिजनेस में चल रहा है, जो भी बिजनेस का मैटर है, वो सारे पार्टनर से डिस्कस किया जाएगा।
एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर एक पार्टनर को अधिकार है कि वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। मान लीजिए किसी पार्टनर को मन में संदेह है, शंका है कि बाकी पार्टनर लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो डिमांड कर सकता है ना कि जर्नल दिखाओ, लेजर दिखाओ, ट्रायल बैलेंस दिखाओ, फाइनल अकाउंट दिखाओ, हम भी चेक करेंगे। तो हर एक पार्टनर का अधिकार है, वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशो। ऑब्वियसली पार्टनरशिप जो किया है, जो रेशो हम लोग स्टार्टिंग में डिसाइड की है, तो भैया उसी रेशो में प्रॉफिट बांटोगे ना। मान लीजिए स्टार्टिंग में पार्टनर लोग डिसाइड किए कि हम लोग प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, लेकिन जब 1 साल हुआ और खूब प्रॉफिट कमाई हो गया, तो एक पार्टनर बोलता हम ज़्यादा पैसा लगाए थे बिजनेस में, हम ज़्यादा मेहनत किए थे, हम ज़्यादा पैसा लेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। जो रेशो डिसाइड हो गया था ना, उसी रेशो में हमको प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना है। ठीक है। अच्छा, रेशो ही नहीं डिसाइड हुआ। मान लीजिए 2 लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं और रेशो डिसाइड करना भूल गए, यही डिसाइड करना भूल गए कि हम लोग प्रॉफिट को कितना कितना लेंगे, तब कैसे होगा? प्रॉफिट डिसाइड ही भूल गए कि हम क्या कैसे बांटेंगे, तब कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। कोई रोना धोना नहीं चलेगा कि हम ज़्यादा मेहनत किए, मेरे नाम पर कस्टमर ज़्यादा आया, हम बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाए हैं, हम ज़्यादा समय बिजनेस को देते, कुछ नहीं चलेगा। चुपचाप से प्रॉफिट को कैसे बांटना होगा? इक्वली। अच्छा, एक इसमें पॉइंट है लोन का। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को क्या दिया है, लोन दिया है, और एग्रीमेंट नहीं भी हुआ था, तो उस पार्टनर को राइट दिया गया है कि वो बिजनेस से इंटरेस्ट लेगा, कम से कम कितना? 6%। देखो ये सब पॉइंट को दोबारा भी हम लोग को पढ़ना है जब अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये सारा पॉइंट तो अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिकल पॉइंट से रिलेटेड है, बट अभी राइट के फॉर्म में जान लो। अगर कोई पार्टनर फर्म को क्या दिया है, लोन, तो उस पार्टनर को राइट है कि कम से कम उसको ब्याज कितना मिलेगा? 6%। ये सब क्वेश्चन भर भर के तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि बताओ एक पार्टनर फर्म को लोन दिया है और एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या किया जाए? चुपचाप से कितना इंटरेस्ट दो? 6%। पार्टनर लोग आपस में रेशो डिसाइड करना भूल गए, तो क्या करेंगे? इक्वली बांट लो। ये सब खूब क्वेश्चन आता है। अ पार्टनर हैज द राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑब्वियसली बिजनेस के हित में जो तुम डिसीजन लोगे, अपना पर्सनल फायदा नहीं देखना है ना, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है। जो भी तुम डिसीजंस ले रहे हो, जो भी तुम एक्टिविटी कर रहे हो, वो किसके प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो? बिजनेस। जिससे किसको फायदा पहुंचे? बिजनेस को। अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू। ये भी एक मस्त पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। मान लीजिए एक फर्म में पहले से कितने लोग हैं? 4 लोग। ठीक है। एक नया पर्सन है जो चाहता है कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, पार्टनर बन जाए, तो 3 लोग तो रेडी हो गए कि हाँ बना लो इसको पार्टनर बना लो। एक व्यक्ति है जिसका नहीं बनता उसके साथ, बोला नहीं इसको पार्टनर नहीं बनाने देंगे। अब 3 लोग तो रेडी हो गए, एक बंदा मना कर रहा है, तो क्या करे? मेजोरिटी से चले क्या? 3 लोग हाँ बोल दिए, 1 लोग ना, तो 3 लोग का सुन लो, नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। पता है एक तो बेचारा ऐसे इसका नहीं बन रहा उसके साथ, उसके आने के बाद ये लोग और मजबूत हो जाएगा ना, पार्टी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं, तो पार्टनर का ये अधिकार है कि वो चाहे तो किसी भी आउटसाइडर को अपने फर्म में पार्टनर बनने से रोक सकता है। इसका मतलब सबका सहमति अगर नहीं होगा तब तक कोई भी बंदा पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है। मेजॉरिटी रूल मत लगाना कि ठीक है 50% से ज़्यादा लोग अगर हाँ बोल दिए तो पार्टनर बन जाएगा। नहीं, सबका सहमति होगा तो ही पार्टनर बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है। तो आज अपने क्या क्या पढ़ लिए एक बार शॉर्ट में देख लो, माइंड में फटाफट से क्या पढ़े। आज 4 चीज़ पढ़े हम लोग, फटाफट से रिकॉल कर लो। पार्टनरशिप का मतलब समझे जितना डिटेल हो सकता था, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का फीचर्स देख लिए, पार्टनरशिप का नेचर देख लिए, एंड पार्टनर का क्या देख लिए? राइट देख लिए। पार्टनरशिप का कहाँ डिफाइन किया गया है? बोलो फॉलो। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। बोलो मेरे साथ, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business can be carried on by all or any of them acting for all। तो इसी डिफिनेशन से 5 फीचर निकलता है। पहले पर्सन्स के बारे में बात की, एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। ये मैक्सिमम 50 कहाँ दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। बट एक्चुअली में 464 तो पावर देता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है? 100। अभी जो कंपनीज मिसलेनियस रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली हमारा कितना है? 50 है। अच्छा, पर्सन्स कैसे होने चाहिए? कंपिटेंट होने चाहिए। जो कंपिटेंट नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कौन कौन कंपिटेंट नहीं होते? माइनर, अनसाउंड माइंड वाले लोग, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ये लोग को साइड कर दो। अच्छा, पर्सन कैन बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। इसमें एक स्पेशल पॉइंट हम डालें, क्या 2 पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज वो लोग लीगल एंटिटी नहीं है। क्या एक कंपनी किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है? हाँ, बिकॉज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। अच्छा, क्या माइनर को हम लोग माइनर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं?
नहीं, माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, बट माइनर को हम लोग फर्म में ले सकते हैं ओनली फॉर द प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट देंगे, लॉस उसको नहीं, मतलब दूध भात। अच्छा, वो बड़ा हो जाएगा, जब मेजर हो जाएगा तो उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा, क्या? 6 महीने का टाइम है बाबू, डिसाइड कर लो पार्टनर रहना है कि नहीं रहना है, और नहीं डिसाइड करेगा तो उसको मान लेंगे कि वो हमारा क्या है, पार्टनर है। ठीक है। दूसरा चीज, प्रॉफिट, इस पर्सन्स के बारे में बात हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अपने आप तो पार्टनरशिप होता नहीं है, एग्रीमेंट करना पड़ता है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। टू शेयर द प्रॉफिट्स, तो यहां पर प्रॉफिट और लॉस के शेयर के बारे में बात होगा, लेकिन क्या प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है? हाँ। क्या लॉस शेयर करना जरूरी है? ना। बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे किस लिए? प्रॉफिट को अर्न करने के उद्देश्य से। तो यानी अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। एंड बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनर में कैसा रिलेशन है? म्यूचुअल एजेंसी का। मतलब हर पार्टनर अपने आप में क्या है? प्रिंसिपल भी है और अपने आप में क्या है? एजेंट भी है। यानी अगर एक पार्टनर कोई एक्टिविटी करता है तो उसके लिए सब कोई जिम्मेदार होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्या देखें? नेचर देखें। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेपरेट ही माना जाता है, पार्टनर अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और बिजनेस को अलग नहीं माना जाता है। कल को दिन बिजनेस का एसेट सफिशिएंट नहीं होगा बिजनेस के लायबिलिटी को चुकाने के लिए, तो पार्टनर के किडनी को भी बेच देंगे बिजनेस के लायबिलिटी को चुकाने के लिए। और फिर कुछ राइट्स वगैरह देखे पार्टनर का। पार्टनर हैज अ राइट टू मैनेजमेंट में राइट है, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का राइट है। सबसे खतरनाक राइट मालूम है क्या है? अगर कोई पार्टनर चाहे तो किसी आउटसाइडर को फर्म में आने से रोक सकता है, क्योंकि जब तक सबका सहमति नहीं होगा किसी भी बाहर वाले को हम लोग पार्टनर नहीं बना सकते। और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया और एग्रीमेंट नहीं भी था तो कम से कम उसको ब्याज कितना मिलेगा? 6%। और अगर एग्रीमेंट नहीं था तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली। आज का सेवा यही समाप्त करते हैं। ठीक है।